हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस शाम के सेशन में मैं आपके साथ इस सोते वक्त मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त लाइव वीडियो लेकर आ रहा हूं और सोने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। फिर विद्यार्थियों, सामान्य ज्ञान और मैराथन क्लास ये मैं लेकर आया हूँ, सामान्य ज्ञान की मैराथन क्लास। स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो दिल्ली पुलिस आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी भी जो एग्जाम लेती है उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एचएसएससी जो भी लेती है उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एयरफोर्स की तो बात है क्या, नेवी में भी सिलेक्शन आपका होगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप यूपी से हैं तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं साइंस के लिए गया हूं आपके लिए, और इस वीडियो में बहुत कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अपने कमेंट्स डालते रहिएगा दोस्तों, साथ के साथ इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप अगर इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक से मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको फिर विद्यार्थियों सारे के सारी वीडियोस की पीडीएफ मिलती रहेगी। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा मिशन क्लासेस 1। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप मिशन क्लासेस लिख के सेंड कर दीजिए, आपको मिलेंगे सारे पीडीएफ और सारे वीडियोज के लिंक। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप अपने जवाब जरूर दीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, किसके लिए? एपीफाइटस वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन किसके लिए निर्भर रहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? वो छाया के लिए निर्भर रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, छाया के लिए। कई बच्चे भोजन के लिए कर देते हैं सिलेक्ट, इसमें गलत हो जाता है, छाया के लिए निर्भर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, हाँ प्रिय विद्यार्थियों, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? 4 ऑप्शन है, केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। आपकी हमारी लंबी चलेगी, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं कौन? जंतु विज्ञान। फिर विद्यार्थियों, जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है जंतु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, पोलियो नहीं है, पैलियो है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जंतु जीवाश्म, शैवाल, फफूंदी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए, मैं बता देता हूं, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर इसका रहेगा। कई बच्चे बहुत सारे आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आंसर इसका हमारा रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर करता किसका मैं बता देता हूं, जो बहुत वर्षों पुरानी वनस्पति है, जिसका अध्ययन करते हैं, पूरा वनस्पति जिसे हम कह सकते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है पैलियो वनस्पति के तहत। आगे बढ़ते हैं। शुष्क जलवायु हेतु भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? जो शुष्क यानी कि जहां पर नमी कम होती है, शुष्क जलवायु हेतु भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे, जो शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं, उन पेड़ पौधों को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद, या मध्यपादप। जल्दी बताइए, आंसर हम बता देते हैं, उनको बोलेंगे मरुद्भिद। याद रखिए, सेकंड आंसर हमारा सही है, मरुद्भिद। आगे बढ़ते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के लिए, प्रिय विद्यार्थियों फिर से, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? जैविक जगत में जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे मशीनी जगत में इस्तेमाल किया जाए, इसको क्या कहते हैं? मैं बताता हूं आपको, इसको बोला जाएगा बायोनिक्स। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल अच्छे से इन्हें याद करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा आप। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो खत्म होने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर वीडियो की पीडीएफ आपसे डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप इस नंबर पे भी आप हमें मिशन क्लासेस लिख के भेज दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विटिकल्चर जाना जाता है, प्रिय विद्यार्थियों विटिकल्चर जाना पहचाना नाम है, किसके लिए जाना जाता है? जल्दी आंसर दीजिए। संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से? जल्दी बताइए स्टूडेंट। विटिकल्चर हम बता देते हैं आपको आंसर, अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटिकल्चर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है।
अंगूर के उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार ला जाता है जानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान की वो शाखा कौन सी है जिसमें आनुवंशिकी जेनेटिक या जेनेटिक लिखूंगा जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, वो कौन सी है? जल्दी बताएं। चार ऑप्शन। यूथेनिक्स के नाम से, यूजेनिक्स के नाम से, एथनोलॉजी के नाम से, यूफेनिक्स के नाम से। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है यूजेनिक्स के नाम से। याद रखें प्रिय विद्यार्थियों, यूजेनिक्स के नाम से उसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। आंसर दीजिए जल्दी। इंसेक्ट्स का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे क्या नाम देंगे? इच्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैकेकोलॉजी? जल्दी बताइए। आंसर 8 का आपका आंसर रहेगा बी, उसे जानेंगे एंटोमोलॉजी के नाम से। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। क्या शानदार नाम है, हर्पेटोलॉजी। याद रखें, इस हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चार ऑप्शन। सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृपों और उभयचरों का या पक्षियों का? जल्दी बताइए। इसका आंसर रहेगा सी, सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी के अंदर, सरीसृप और उभयचर। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? जो प्राणी मात्र का व्यवहार होता है वो क्या कार्य करता है, उसे जंतु विज्ञान की उस शाखा का नाम बताएं। चार ऑप्शन। जीव पारिस्थितिकी, सामाजिक अध्ययन, पारिस्थितिकी, मानव शास्त्र। तो उसका आंसर हमारा रहेगा ए। अगर जंतु विज्ञान है तो उसे हम देखेंगे जीव पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में तो सारी चीज आ जाते हैं, फिर वाटर भी और भूमि भी और फिर जीव भी, जहां ये तीनों मेल खाते हैं, जहां हमारा पानी जगत, वायुमंडल और जीव जगत आपस में जहां मेल खाते हैं उन क्रियाओं को पारिस्थितिकी के अंतर्गत लिया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है जीव पारिस्थितिकी। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया गया। जीव विज्ञान नाम किसने दिया प्रिय विद्यार्थियों? जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया था? हमारे सामने जबरदस्त ऑप्शन है, अरस्तु, लेमार्क, डार्विन, लिनियस। आपको सारे पढ़े पढ़े से लगते हैं, मैं बता देता हूं आपको इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा बी, लेमार्क। जीव विज्ञान का नाम दिया गया था लेमार्क के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधार प्रस्तुत की किसने? जियो नहीं, जीवों। जो जीव होते हैं हमारे, उनकी उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा जो है वो किसने प्रस्तुत की? मिलर, डार्किन, खोराना और ओपेरिन ने। किसने की? ये की थी ओपेरिन ने। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा ओपेरिन ने प्रस्तुत की थी। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में किसके बारे में? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? हमारा आंसर रहेगा जेरेंटोलॉजी। इसे याद रखें, जेरेंटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीट संवर्धन क्या है प्रिय विद्यार्थियों? कीट संवर्धन क्या है? चार ऑप्शन। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, या फिर जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, या फिर मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या फिर कीटों को मारने का विज्ञान। तो कीट संवर्धन क्या कहलाएगा? हमारा आंसर रहेगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहले है चमगादड़, फिर है मधुमक्खी, फिर है पक्षी। तो उपयुक्त में से कौन से परागणकारी हैं? कौन से परागण में सहायता करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पर जो पुष्प वगैरह होते हैं, परागण ले जाते हैं, उनमें कौन से सहायता करते हैं? चार ऑप्शन। केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल एक, दो और तीन, तीनों। बताइएगा आंसर। इसका आंसर रहेगा 1, 2, 3 डी। फिर विद्यार्थियों, चमगादड़ भी परागण में सहायता करता है, मधुमक्खी भी करती है और पक्षी भी करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं? विद्यार्थियों जल्दी बताइए, उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं? फिर विद्यार्थियों, समुद्री गाय स्तनधारी है, समुद्री सिंह स्तनधारी है, लेकिन समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा केवल 1 और 3। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक जिसे रोडेंट बोलते हैं, उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता, शीत होती है ठंडी, जो निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है, वो कौन सा है? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, चमगादड़ में भी होता है, भालू में भी और कृंतक में भी। तो आंसर सी बिल्कुल सही है हमारा। सी को हम जो है यहाँ पे चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, फीताकृमि जिसे टेप वोरम बोला जाता है, उभयलिंगी है, क्या वो बाइसेक्सुअल है? गोलकृमि जिसे राउंड वोरम बोला जाता है, जिसे हम केचुआ भी बोल देते हैं, क्या अलग अलग लिंग होते हैं? इसके अलग अलग लिंग होते हैं या नहीं? ये बोल रहा होते हैं, हमें बताना है कि इन कथनों पर विचार कीजिए। तो फाइलेरिया जिसे हम फायरिया वॉर्म बोलते हैं, वो सूत्रकृमि होता है। और चौथा है गिनी कृमि, एनिलिड। इनमें से कौन से सही हैं प्रिय विद्यार्थियों? क्या गिनी कृमि एनिलिड है? प्रिय विद्यार्थियों जल्दी बताइए। हमारा आंसर रहेगा ए। ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। फीताकृमि एक उभयलिंगी है, इसे याद रखें। टेप वोरम बाइसेक्सुअल होता है। चलिए आगे। भारत में पाया जाने वाला स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? क्या यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है? ये बोल रहा है यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जल्दी चुनिए प्रिय विद्यार्थियों। हमारा आंसर रहेगा सी, 1 और 3। सही उत्तर है हमारा 1 और 3। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, ड्यूगोंग, और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण भी दिया गया है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। ये गलत है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी आप और तो सब कुछ जानते होंगे, लेकिन राष्ट्रीय जलीय प्राणी बताएं। खारे पानी का मगर, आलियूडिडेल टर्टल, गंगा की डॉल्फिन, घड़ियाल। जल्दी बताएं प्रिय विद्यार्थियों। गंगा की जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है भारत का। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? ध्यान रहे, दिल्ली पुलिस एग्जाम आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच हो और मैं आपके लिए ऐसी जबरदस्त क्वेश्चन पुट आउट करके लेके आऊँ। देखिएगा इस क्वेश्चन को। अन्य तीनों से भिन्न केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी, इनमें कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? विद्यार्थियों ये तो आमतौर पर देखे भी गए, केकड़ा समुद्री जीव है, तो ये बिल्कुल अलग हुआ। चलिए आगे। पांडा भी उसी कुल का है जिसका, प्रिय विद्यार्थियों पांडा भी उसी कुल का है, आप समझ गए होंगे। 4 ऑप्शन है, भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। बताइए आप किस कुल का है जिस कुल का पांडा है? तो प्रिय विद्यार्थियों भालू के कुल का ही पांडा तो है। सेम सी उसकी स्किल, उसकी जो फेस है उसका आपस में उसकी शकल मिलती है एक दूसरे से। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वर्गुल, फ्लाइंग फॉक्स, निम्नलिखित में से क्या है? प्रिय विद्यार्थियों वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वर्गुल जिसे फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, उड़ती लोमड़ी, फ्लाइंग फॉक्स, वो कौन सा है? जल्दी। 4 ऑप्शन है, चमगादड़, चील, ब्लॉक, गिद्ध। आंसर है चमगादड़। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, चमगादड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है।
मच्छरों का नियंत्रण के हेतु उस कीट भक्षी मछली का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? हिल्सा, लेबियो, गैम्ब्यूसिया या मिस्टस? वो मच्छी कौन सी है? वो है गैम्ब्यूसिया। गैम्बूसिया उस मछली का नाम है जो मच्छरों के नियंत्रण में इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ते हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो किसे छोड़ा जाए? ये बताइए कि इनमें से किसे छोड़ें जिसे तालाबों और कुओं में मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अभी तो हम पढ़ के आए फिर विद्यार्थियों, पीछे वाला क्वेश्चन सेम तो था। इसका आंसर रहेगा गैम्ब्यूसिया फिश, गैम्ब्यूसिया मछली। नेक्स्ट दिया गया है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? बताइए अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से या वातक तंत्र से? तो वो करते हैं वातक तंत्र से। अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं फिर विद्यार्थियों वातक तंत्र से। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 पे हम पहुंच गए हैं। कथन अमीबा, कथन है यहाँ पे हमारे पास एक कथन है, एक कारण है। कथन है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। इसने बोला है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण है सभी एक कोशिक जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अमीबा अलैंगिक विधि से जनन करता है, विभाजन होता है। कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? मैं इसका डायरेक्ट आंसर करता हूं, ये सभी ऑप्शन नहीं पढ़ते। इसका आंसर है ए और दो दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही, क्योंकि अमीबा भी हमारा एक कोशिकीय जीव है और वो अलैंगिक विधि से ही जनन करता है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साल के प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते। ये कथन है, एक दो कथन हमें दिए, इन पे विचार करना है। फिर विद्यार्थियों, भारत में साल की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते। दूसरा है केवल उल्लक गिबॉन प्रकार का कपी ही भारत में पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो फिर विद्यार्थियों हमारे पास आंसर रहेगा इसका सी, एक और दो दोनों सही हैं, इन्हें याद रखें। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ऑक्टोपस एक संधिपाद है, एक सूक्ष्मी है, एक हेमिकार्डा है, एक मृदुकवची है। बताइए ऑक्टोपस क्या है? फिर विद्यार्थियों यह एक मृदुकवची है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आपने देखा है ना। चलिए ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस इनमें से भी बताएं। एक आस्ट्रोपोड, एक इकाइनोडर्म, एक हेमिकार्डेड, एक मोलस्क। बताइए इसका आंसर। तो ये एक मोलस्क है, दोनों को याद रखें, पीछे वाले को भी इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताश्य आमतौर से विद्यमान होता है। उपस्थित सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा ए, सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? संगम नहीं, सगम है। भेड़िया, वालरस, सील या हिरण? तो आंसर रहेगा बी, वालरस एक सगम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सभी क्वेश्चन पीछे आए हुए एग्जाम से उठाए गए हैं, ध्यान रहे। आगे बढ़ रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायः लघुत्तम सौजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु और RNA अणु से बने होते हैं। रिकेट्रीसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। बताइए आंसर। आंसर रहेगा कि विषाणु सम एकल तंतु और RNA अणु से बने होते हैं, याद रखें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। टिक और माइट वास्तव में होते हैं। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? ये मकड़ीवंशी होते हैं, या ये क्रस्टेशिया होते हैं, या ये कीट होते हैं, या ये बहुपाद होते हैं? जल्दी बताइए। इसका आंसर रहेगा ए, मकड़ीवंशी। ये सब मकड़ीवंशी होते हैं, इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 35। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? जल्दी बताइएगा। वो करता है कोशित पुपा के टाइम पे। जब रेशम कीड़ा पुपा में कन्वर्ट होता है तो वो वाणिज्यिक तंतु, जिसे हम फाइबर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, वो पैदा करता है, रेशा जिसे हम बोलते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को कहते हैं, इस तथ्य को क्या कहा जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल, अलग अलग समय तो भिन्न काल पक्वता, याद रखें। ये तो वैसे भी याद रह जाएगा आपको, भिन्न काल पक्वता। आगे बढ़ते हैं। एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों, जो भी जीव एक है उसके सारे के सारे संजीन, जितने भी जीन हैं उसके अंदर, सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों? वो है आपका, 4 ऑप्शन है, रंजक हीनमोस, यीस्ट, मानव, प्लाज्मोडियम वाइकस। तो आंसर हमारा डी है, प्लाज्मोडियम वाइकस। वो जीव है जिसके संपूर्ण संजीन, सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण हुआ था 1996 में, पूरा हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। बीच बीच में नींद ना आए, आप चाय वगैरह ले लीजिएगा, पानी वगैरह ले लीजिएगा। हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है। किन्होंने? जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, या ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? बताइएगा, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की? जल्दी बताइएगा। ये है कीटों की। कीट सर्वाधिक संख्या में पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। बताइए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? श्रृंखला प्रदाकु, जिसे हम चेन वाइपर बोलते हैं, किंग कोबरा, या कैरत, या कर्कश सालकी प्रदाकु? तो बताइए आंसर 39 क्वेश्चन का। मैं बता देता हूं आपको, वो है किंग कोबरा, जिसे नागराज भी बोल देते हैं। किंग कोबरा को हम नागराज कह के भी पुकारते हैं। चलिए आगे। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं? बताइए कि जो सर्पों की जो विष ग्रंथियां हैं वो किस जैसे अंग रखती हैं, किस जैसी समांग हैं? मछलियों के विद्युत अंग की तरह हैं, रे मछलियों के दंश की तरह हैं, स्तनियों की वसा ग्रंथियों की तरह हैं, या कशेरू की प्राणियों की लार ग्रंथियों की तरह हैं? बताइएगा। तो वो हैं कशेरू की प्राणियों की लार ग्रंथियों की तरह। जैसे हमारे अंदर ये लार निकलती है, ऐसे सांप के अंदर से विष निकलता है। चलिए आगे बढ़िए। सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 के अंदर लक्षण हैं, सूची 2 में उसके प्राणी हैं। तो बताइएगा। सबसे पहले है पंखहीन कीट की बात करते हैं। पंखहीन कीट, उड़ान रहित पक्षी, अपाद सरीसृप और फुफ्फुसहीन प्राणी। तो बताइए किससे मैच खाते हैं, कौन सा क्या है? जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं आपको। जो ये पंखहीन कीट है ना, ये रजत मिनाब है। पंखहीन कीट रजत मिनाब है। और प्रिय विद्यार्थियों, जो ये उड़ान रहित पक्षी है ना,
ये कीवी है, उड़ान रहित पक्षी। ऐसा पक्षी जो उड़ान नहीं भरता वो कीवी है। चलिए आगे, अपाद सरीसृप, अपाद सरीसृप वो है सांप। प्रिय विद्यार्थियों, सर्प को अपाद सरीसृप बोलते हैं। चलिए आगे, फुफ्फुसहीन प्राणी, फुफ्फुसहीन प्राणी कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी बताइएगा। तो ये है हमारा फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य। और हमारे पास यही थे, 5 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन चारों को मिलान करना था, वो हमने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? विद्यार्थियों में इसमें से किसका सही सुमेलित नहीं है बताइए। सजीवी उत्पादक, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, मृत जीव। देखो यहाँ पे यही है, सजीव उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं ये देखना आपने। परजीवी उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं? अच्छा, मृतोपजीवी विबंधक होते हैं, क्या होते हैं? तृणभक्षी गौण उपभोक्ता होते हैं, बताइएगा। तो मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 42 इसमें सही सुमेलित नहीं है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं होते, इसे आप काट दीजिए, बाकी सब सही है। सजीवी उत्पादक होते हैं, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, और मृतपोषी जीवी विबंधक होते हैं। चलिए आगे, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। विद्यार्थियों, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर पृथ्वी को एक जीवधारी बोलें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बताइएगा। गाया, सीता, ग्रीन प्लेनेट, हर्मिस। तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट बोला जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस के 2014 के पेपर में। चलिए आगे, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश लघुत्तम कपि, मानव जैसा दिखने वाला छोटा कपि क्या है? वो है, 4 ऑप्शन है, गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑर्निथॉन। तो आंसर रहेगा ए, गिबन। मानव रहित सदृश लघुत्तम कपि गिबन है। चलिए आगे, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? ये सारी व्हेल हैं और ये सभी दांत वाली हैं, लेकिन उसमें सबसे विशालतम कौन सी है? पहला है फिनबैक व्हेल, दूसरा है ब्लू व्हेल, तीसरा है स्पम व्हेल, चौथा है हम बैक व्हेल। तो आंसर रहेगा हमारा सी, स्पम व्हेल। स्पम व्हेल जो है दंत वाली व्हेलों में विशालतम है। चलिए आगे, भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली बताइएगा। स्टोनफिश, व्हेल शार्क, मार्लिन या हिल्सा। 46 का आंसर रहेगा व्हेल शार्क। इसे तो आप सभी जानते हैं, व्हेल शार्क क्या है स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी मछली है। शाहतूश शाल बनाई जाती है। शहतूश शाल बनाई जाती है हुंगल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चिरू के बालों से, मैरिनो के बालों से। जल्दी बताइएगा। 47 का आंसर चिरू के बालों से बनाए जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों शहतूश शाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है स्टूडेंट? निम्न में से कौन सा एक मीन है? इसमें से कौन सा एक मीन है? क्रैश फिश, केटल फिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश? जल्दी आंसर दीजिए। 48 का आंसर रहेगा हमारा सी, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश एक मीन है, इसे याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? इसमें से कौन मछली नहीं है प्रिय विद्यार्थियों? स्टारफिश, साफिश, पाइप फिश, गिटार फिश। तो कौन सी मछली नहीं है? तो वो आंसर रहेगा हमारा स्टारफिश। स्टारफिश क्या है? मछली नहीं है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा या ध्रुवीय भालू? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सबसे बड़ा स्तनपाई है व्हेल मछली। याद रखें, सबसे बड़ा स्तनपाई है व्हेल मछली। प्रिय विद्यार्थियों 50 क्वेश्चन हुए हैं अभी, तो अभी सोना नहीं है। आप पानी पी लीजिए। मात्र 10 सेकंड में मैं भी पानी ले लेता हूं ताकि हम जो है
सोए नहीं, कोई भी बच्चा सोए नहीं। शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को जगाइए और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? इसमें से कौन एक मछली है प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी बताइए। समुद्री कुकुम्बर, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। तो बताइए जल्दी कौन एक मछली है। आंसर रहेगा हमारा 51 का सी, समुद्री घोड़ा एक मछली है। इसे याद रखें, ये स्तनपायी नहीं है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। मछलियां श्वसन कैसे करती हैं? त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा या फिन्स द्वारा? ये तो आप जानते हैं। जल्दी आंसर दीजिए। मैं बता देता हूं 52 का सी, गलफड़ों द्वारा। मछलियों में सामान्यतः श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। चलिए आगे। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है? बताइए। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश, कौन सी है? फिर विद्यार्थियों, यहां मीन लिखने से मीन नहीं होता। कैटफिश एक वास्तविक मीन है, मछली है। वास्तविक मछली कैटफिश है। मीन मतलब भी मछली होती है। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? फिर से बताइएगा। स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। ये तो आप कर ही चुके हैं समुद्री घोड़े को। तो समुद्री घोड़ा एक वास्तविक रूप से मछली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्तनपायी है? बताइए कौन स्तनपायी है इसमें से। सारक स्तनपायी है, स्क्विड स्तनपायी है, ऑक्टोपस स्तनपायी है या व्हेल स्तनपायी? ऑप्शन देख के तो आपको पता ही लग गया होगा। हमारा आंसर डी रहेगा, व्हेल एक स्तनपायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? जल्दी बताइए। मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। बताइए व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? जल्दी आंसर देते हैं। इसका 56 का आंसर रहेगा बी, स्तनपायी। व्हेल के बारे में तो सभी जानते हैं, व्हेल एक स्तनपायी है। चलिए आगे। गोलकृमि से होने वाला रोग है। बताइए गोलकृमि से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया, फ्लूरोसिस, इंसेफ्लाइटिस या कुछ? तो इससे रोग होता है। 57 का आंसर रहेगा ए, फाइलेरिया रोग, जो निमटोड जिसको हम बोलते हैं, नीमटोड, गोलकृमि से होता है। नोट करते चलें, या फिर आप इसकी पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिशन क्लासेस लिख के सेंड कर दें। पीडीएफ आपको मिलेगी, आंसर भी आपको मिलेंगे। देखिएगा, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है। बताइए क्या होता है? विद्यार्थियों, जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है? वह होता है सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू, छह भालू। छह क्या होता है स्टूडेंट? छदम भालू होता होगा शायद, ऐसा कुछ होगा, इसके बारे में बात करेंगे। छह भालू इसमें लिखा है, कुछ और है इसका मीनिंग, बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे बड़ा अकेसुरुकी है। सबसे बड़ा अकेसुरुकी क्या है? जल्दी बताइए। बताइए 59 का। ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल या जेलीफिश? तो हमारा आंसर रहेगा 59 का बी, स्क्विड सबसे बड़ा अकेसुरुकी है। सबसे बड़ा अकेसुरुकी स्क्विड है। चलो आगे। किसमें पित्ताशय नहीं होता? विद्यार्थियों, किसमें? ऊंट में, जिराफ में, चूहा में, मछली में? किसमें पित्ताशय नहीं होता? विद्यार्थियों, सभी में पित्ताशय होता है, लेकिन चूहे में पित्ताशय नहीं होता, ध्यान दें। चलिए आगे। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? बंदर में, चीता में, तितली में या छिपकली में? लिंग गुणसूत्र किस में नहीं होते? विद्यार्थियों, छिपकली के अंदर लिंग गुणसूत्र नहीं होते। छिपकली, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे। पक्षी
जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, कौन सा है? ये शानदार क्वेश्चन। वो पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, कबूतर, तोता, गिद्ध या पोरैया, स्पैरो, गोरैया। जल्दी बताइए। 62 का आंसर रहेगा हमारा बी। तोता एक ऐसा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा जो है हिला सकता है। आपका आंसर रहेगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? बताइए इसमें कौन कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। बताइए कीट कौन सा नहीं है? सारे के सारे कीट नजर आ रहे हैं, बताइए कीट कौन सा नहीं है? फिर विद्यार्थियों, मकड़ी कीट नहीं है। याद रखें, कहीं मकड़ी को कीट बता दें। मकड़ी आपका कीट नहीं है, आंसर हमारा मकड़ी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? फिर से वही 64 हमारा सेम आ गया है पीछे वाले की तरह, वही फिर मकड़ी हमारा कीट नहीं है। इसे याद रखें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। ये मकड़ी भी कीट नहीं है, ये मैं करवा चुका हूं आपका। आगे बढ़ाओ, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? क्या जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों। वो किसमें एक प्रकार का जीव है जिसमें वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत यानी कि जो जनन के लिए जो प्रक्रिया होती है उसके उपरांत नर को मार देती है? ऐसी कौन सी? व्याध पतंग, ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, मकड़ी या गर्द प्रदाकू, पिट वाइपर। जल्दी बताइए। 66 का आंसर, आपका आंसर रहेगा सी, मकड़ी है प्रिय विद्यार्थियों। वो याद रखें, मकड़ी बहुत खतरनाक जीव है, ये कीट नहीं है, ध्यान दें, कीट नहीं है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील बताइए प्रिय विद्यार्थियों, किस जाति का है? सील मैं बताता हूं आपको, सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपाई। सील किस जाति का है? आपको सोना नहीं है, बताइए जल्दी। 67 का आंसर, 67 का आंसर रहेगा डी, स्तनपाई। सील एक स्तनपाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है? बंदर में, मगरमच्छ में, मछली में या मेंढक में? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, 68 का आंसर दे दीजिए। मेंढक में प्रिय विद्यार्थियों, मेंढक में 3 प्रकोष्ठ होते हैं हृदय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? वो जीव कौन सा है जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी मछली। बताइएगा कि निम्नलिखित में से आंसर क्या रहेगा हमारा? 69 का आंसर रहेगा ए, हाइड्रा। प्रिय विद्यार्थियों, हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेता है हाइड्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुगनू होता है एक। फिर विद्यार्थियों, जुगनू क्या होता है? जुगनू मोलस्क होता है, कीट होता है, कृमि होता है या सूत्रकृमि होता है? इसका आंसर दें जल्दी। लो अभी बता देते हैं आपको। इसका आंसर रहेगा, आपका रहेगा इसका आंसर, एक मिनट, जुगनू क्या होता है फिर विद्यार्थियों? आंसर रहेगा बी, कीट होता है जुगनू। जुगनू एक कीट होता है फिर विद्यार्थियों। चलिए आगे 71 क्वेश्चन की तरफ। 71 क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे सामने? दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी या श्याम चींटी? दीमक को क्या कहा जाता है? आंसर रहेगा सी, श्वेत चींटी के नाम से भी हम दीमक को जानते हैं। श्वेत चींटी के नाम से भी हम दीमक को जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं कैसी मृदा में? अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में या क्षारीय मृदा में? जल्दी बताइएगा इसका आंसर। हम बता देते हैं 72 का आंसर आपके सामने है अक्षारीय मृदा में। जो अक्षारीय मृदा होती है उसमें हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपकी हमारी लंबी चलेगी, यहीं बैठे रहिए प्रिय विद्यार्थियों, कहीं जाना मत। अगर आप कहीं जाओगे तो बहुत गलत बात होगी। उड़ने वाला स्तनपायी पूछा गया है आपसे, उड़ने वाला स्तनपायी बताइएगा जल्दी से। जैगवार, शुतुरमुर्ग, पेलिकन या चमगादड़? 73 का आंसर चमगादड़ प्रिय विद्यार्थियों। चमगादड़ एक ऐसा उड़ने वाला स्तनपायी है जो उड़ान भरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? जल्दी बताइए, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? एरेक्निडस, क्रस्टेशियंस, कीड़े मकोड़े, मायरियोपाइस? जल्दी बताइए। 74 का आंसर रहेगा बी, क्रस्टेशियन। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में, क्रस्टेशियन में लॉबस्टर संबद्ध होता है? लॉबस्टर इसके अंदर आता है शरीर रचना में, क्रस्टेशियन के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? जल्दी बताइए। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में संबंध है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरिया? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाजिया या बैक्टीरिया? जल्दी बताइए। माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज? आंसर है 75 का हमारा सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा विकास एवं प्रजनन करने में अकेले ही समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हमें बताइए जल्दी से जल्दी कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं या द्वितीय उपभोक्ता हैं या तृतीय उपभोक्ता हैं? जल्दी बताइएगा। 76 का आंसर आपके सामने है प्रिय विद्यार्थियों। जब हम बकरी या भेड़ खाते हैं हम क्या है? द्वितीय उपभोक्ता हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। जो हरी घास है प्रिय विद्यार्थियों, हरी घास वो क्या है? उसको जो खाएगा वो प्रथम उपभोक्ता होगा, प्रथम उपभोक्ता। और जो हरी घास खाने वाले को खाएगा वो होगा द्वितीय उपभोक्ता। तो अब सीधी सी बात है, हम तो हरी घास खाते नहीं, हम तो क्या खाते हैं प्रिय विद्यार्थियों? हम तो इनको खाते हैं, बकरी को खा जाते हैं, मुर्गे को खा जाते हैं, मुर्गा तो नहीं खाता। देखिएगा स्टूडेंट, कहीं जाइएगा मत, आप सो तो नहीं गए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चाय आई है मेरे लिए, हम रुकेंगे नहीं, हमारी क्लास लंबी चलेगी। आज आपको साइंस के टीचर बना के छोड़ेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन मत्स्य में है या उभयचर में है या सरीसृप में है या स्तनी में है? तो प्रिय विद्यार्थियों 77 का आंसर रहेगा स्तनी में। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, तो इसीलिए इसको स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। चलिए आपको पता है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये सरीसृप क्या होते हैं? मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो ये सरीसृप होते हैं, इनमें श्वसन जो फेफड़ों के द्वारा होता है। सरीसृप में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा। और क्या होता है कि इस सरीसृप वर्ग के जो अंडे हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और कवच से ढके होते हैं। सरीसृप के जो अंडे हैं, मैं सरीसृप के बारे में आपको जानकारी देता हूं। इसके अंडे क्या होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? कवच से ढके होते हैं। कवच से ढके होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। हमें जल्दी नहीं, हम शांति से पढ़ेंगे। और सरीसृप के बारे में आपको कई सारे बातें बता देता हूं।
ये वास्तविक दो स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं जो असमतापी जंतु हैं, वो सरीसृप ही होते हैं। दो जोड़ी पाद होते हैं इनके प्रिय विद्यार्थियों। दो जोड़ी पाद का मतलब जो पैर होते हैं ना, वो दो जोड़ी होते हैं सरीसृप के। तो छिपकली भी सरीसृप में आती है ना, छिपकली में भी तो दो जोड़ी होते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों कुछ और बातें बता देता हूं आपको। इसी में जो इसका हृदय होता है वो 3 कोशीय होता है, त्रिकोशीय। 3 कोष्ठ होते हैं इसके हृदय में। और लेकिन मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कोशीय होता है। ध्यान दें, मैंने अभी बताया आपको इसका हृदय 3 कोशीय होता है। हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। लेकिन एक ऐसा सरीसृप हमारे पास मगरमच्छ, मगरमच्छ में 4 कोष्ठ होते हैं। ये याद रखना आपने, 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि छिपकली आ गई है, वो भी सरीसृप है। सांप को भी सरीसृप में मापते हैं, हम देखते हैं सांप को भी। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। और कछुआ भी सरीसृप में आता है, कछुआ। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समुद्री सांप जिसे हम हाइड्रोफिश कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, समुद्री सांप वो भी सरीसृप है। समुद्री सांप जिसको बोला जाता है हाइड्रोफिश, मैं लिख रहा हूं हाइड्रोफिश, ये भी सरीसृप के अंतर्गत आता है। और ये क्या है, ये अगर हम सांपों में देखें, संसार का सबसे जहरीला, संसार का सबसे जहरीला ये जो है सांप है प्रिय विद्यार्थियों। और घोंसले बनाने वाला सांप में हमारा क्वेश्चन आ चुका है, जिसे हम नागराज बोलते हैं, ये होता है। तो इसे आप जान गए होंगे कि सरीसृप के अंतर्गत जो चीजें आती थी वो हम कर चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वसन नहीं ले पाती, वे जल में नहीं चल पाती। तो बताइए जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं? तो आंसर रहेगा वे श्वास नहीं ले पाती, क्योंकि वो पानी से ही ऑक्सीजन लेती हैं गलफड़ों के द्वारा, तो वे श्वास बाहर नहीं ले पाती, जिससे वो मर जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्फीबिया बताता है प्रिय विद्यार्थियों, एम्फीबिया बहुत तेजी से चलने वाली नाव को, केवल जल में ही रहने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। बताइएगा 79 का आंसर। हमारा आंसर रहेगा जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं उन्हें एम्फीबिया बोलते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, एम्फीबियन। तो ये आप याद रखें, इंग्लिश का एक वर्ड था एम्फीबियन, एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं। चलो हम एम्फीबिया वर्ग के बारे में आपको 2 बताते हैं। इसकी श्वसन क्लोमो, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। इनमें जो एम्फीबिया होते हैं जो जल पर भी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, इनमें श्वसन त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। और ये सभी प्राणी उभयचर यानी एम्फीबिया बोल रहे हैं, एम्फीबियन होते हैं। और ये असमतापी होते हैं, इनका तापमान चेंज हो जाता है, चेंज रहता है, असमतापी होते हैं। और हृदय 3 वेशमी होते हैं, 2 आलिंद एवं 1 नीले। मतलब इसमें 3 कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं इसके हृदय में। जैसे मेंढक है, पीछे क्वेश्चन भी आया था कि 3 कोष्ठ किसमें होते हैं, मेंढक में होते हैं। वो सरीसृप की अलग बात है, ये एम्फीबियन है, तो उसमें मेंढक एक ऐसा जीव है जिसमें 3 वो होते हैं, वो हम जिक्र कर चुके हैं। मेंढकों की जो टरटराहट वास्तव में कब होती है प्रिय विद्यार्थियों, ये आप जानते हैं। मेंढकों की टरटराहट कब होती है प्रिय विद्यार्थियों? ये होती है जब मैथुन के लिए पुकार होती है, प्रजनन के लिए, तब ये टर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ये जो है जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही प्रजाति का? चीता, शेर तथा बिल्ली, कबूतर, पेडुकी तथा तीतर, छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। बताइएगा 18th का आंसर जो 80वां है, इसका आंसर रहेगा
चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी, ये सभी एक ही स्पीसीज के हैं, सभी मनुष्य हैं, ये सारे के सारे होमो सेपियंस प्रजाति के हैं, तो इन्हें हम याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स बताइएगा, हमें 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। तो 81 का आंसर रहेगा हमारा सरीसृप व पक्षी। जो आर्कियोप्टेरिक्स हैं वो सरीसृप एवं पक्षी हैं। चलिए आगे। वैज्ञानिकों द्वारा हाल में नई प्रति जैविकी को दाव से निकाला गया है। जहरीले विद्यार्थियों, मतलब कहने का है ये, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में एक नई प्रजाति, जो जैविक प्रजाति है, उसका दावा किया गया है। वो जहरीले हैं बताए गए हैं। किससे जहरीले बताए गए हैं? वो 82 का आंसर रहेगा हमारा सी, मेंढक से जहरीले बताया गया। मेंढक जहरीला होता है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान, उसकी त्वचा से जहर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे। तो मकड़ी में कितनी टांगे होती हैं? मकड़ी में होती हैं 8 टांगे, तो इसीलिए वो कीट से भिन्न होती हैं। याद रखें, ये कीट से इसीलिए भिन्न होती हैं क्योंकि इसमें 8 टांगे पाई जाती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मकड़ी का आपको पता चल गया है और श्वसन के वगैरह के बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु कौन से होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, जो अपने शरीर के तापक्रम को। गर्म रुधिर, हॉट जो ब्लड होता है जिनका, हॉट ब्लडेड वाले जंतु जिन्हें बोलते हैं, वे अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा 84 का सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, उन्हें गर्म रुधिर वाले जंतु बोलते हैं। जिस स्टूडेंट सोना नहीं है, आप भी चाय बनवा लीजिए और जागते रहिए, या खड़े होके बना लीजिए। आप लीड लगाइएगा और फोन को साथ में रखिएगा। आपकी हमारी क्लास लंबी चलेगी। निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जो वानर के गुण है ना, उन सभी से अलग करता है हमें एक गुण। जानने की इच्छा प्रकट करना, ग्रहण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे और थोड़ी का बाहर निकलना। बताइएगा इनमें से कौन सा गुण है जो वानर गुणों से पृथक करता मनुष्य को? तो हमारा आंसर इसमें है 85 का ए प्रिय विद्यार्थियों। जानने की इच्छा प्रकट करना प्रिय विद्यार्थियों सिर्फ मनुष्य में है ये गुण, और किसी में नहीं है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? के बारे में तो अभी जिक्र करके आए हैं। 86 के 4 ऑप्शन है, मछली, कबूतर, तिलचिट्टा, मेंढक। बताइएगा 86 का आंसर रहेगा मेंढक। एक एम्फीबियन है जो कि त्वचा से और सांस लेता है प्रिय विद्यार्थी, और गलफड़ों से भी लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता अथवा बनता है? बताइएगा किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंशन, जिसे हम बोलते हैं, ब्लड सस्पेंडेड होता है, मतलब विस्तारित कर दिया जाता है, अलग अलग दिखता है, वो बनता है। बताइएगा 87 का आंसर हमारा रहेगा। 4 ऑप्शन है, मानव, मेंढक, इंसेक्ट, स्यूडोमोनास। तो वो है हमारा मेंढक। मेंढक के अंदर ऐसा होता है जिसका त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो ठंडे रक्त वाले कौन से होते हैं? गर्म रक्त वाले तो वो होते हैं जो अपने तापमान को एक सा बनाए रखते हैं, लेकिन ठंडे रक्त वाले कौन से होते हैं? देखिएगा 88 का आंसर हमें मेंढक एवं सर्प, चमगादड़ एवं चूहा, सर्प एवं पक्षी, पक्षी एवं बंदर। तो हमारा आंसर है ए, मेंढक एवं सर्प। मेंढक नहीं है, ये मेंढक है। मेंढक एवं सांप जो है ठंडे रक्त वाले जानवर जीव होते हैं। मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। सही है, गलत है, इनमें से कोई नहीं प्रयुक्त भी। अभी तो आप करके आए हैं। 89 का ए बिल्कुल सही है। मेंढक एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसे आप याद रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता?
तो चमगादड़, कौवा, चील, तोता, तो कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ये सभी उड़ने वाले हैं, तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता, ये एक स्तनपायी है, ध्यान रखें। फिर विद्यार्थियों, चमगादड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ, इन्हें आप याद रखिएगा। आपको डिटेल से सारी चीज़ें हम बताएंगे अलग क्लासेस के अंदर। अभी हम सिर्फ वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इकट्ठा करके आपके सामने साइंस के मैं लेके आया हूँ। फिर और क्लासेस और भी सारे सब्जेक्ट के लेके आऊँगा, चलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, रुकेंगे नहीं। हमारी तुम्हारी तो लंबी चलेगी। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, जिसे रोकता है, क्या रोकता है उसे? पक्षी उड़ने के समय जिसे गिरने से रोके जाता है, वो क्या रोकता है? पंखों को सिकुड़ा कर रोकता है, पंखों को फैलाकर, पंखों को ऊपर नीचे कर, हवा के साथ उड़कर। तो पंखों को फैलाएगा वो और इधर उधर गिरने से रुक जाएगा। पंखों को फैला लेते हैं बिना फड़फड़ाए, तो वो सीधे हो जाते हैं। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो जल्दी बताइएगा 92 का आंसर। वो कौन सा प्राणी है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हमारा आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन है, मेंढक, मत्स्य, मानव और केचुआ। तो केचुआ के हीमोग्लोबिन में जीव द्रव्य में, केचुए के हीमोग्लोबिन का जीव द्रव्य में विलय हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सारक मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? शानदार क्वेश्चन, बताइए। 100, 200, 300, यहाँ एक भी नहीं, बताइएगा। फिर विद्यार्थियों, एक भी हड्डी नहीं होती सारक मछली में, एक भी नहीं, 0 हड्डी होती है सारक मछली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, क्या सही है, क्या गलत है? ये तो आप जानते, कुत्तों के बारे में भी हमें बताएंगे क्या? ये गलत है, कुत्ता तो सब कुछ खा जाता है ना। फिर विद्यार्थियों, आप जानते हैं सब कुछ मतलब सब कुछ खा जाता है, तो कुत्ता एक शाकाहारी जानवर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? जल्दी बताइए। गौरैया, पाखता, कौवा, कपोत। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादन करता है? गौरैया, फाख्ता, कौवा, कपोत। 95 का आंसर रहेगा डी। कपोत जो है वो दुग्ध उत्पादित करता है, याद रखें। चलिए आगे। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी, से तो बताएंगे। 4 ऑप्शन है, कीवी, इमियो, ऑस्ट्रिच, कैसोवरी। तो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका ऑस्ट्रिच। फिर विद्यार्थियों, ऑस्ट्रिच क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछ ले जाते हैं कई बार हमसे। सबसे ज्यादा कुछ करने वाली चीजें, ये सबसे ऊंचा उड़ने वाला, सबसे बड़ा, ये सब चीजें आप याद रख लीजिएगा। ये दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम में बहुधा पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे मधुमक्खी के बारे में पूछ लेता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मैं साथ में एक क्वेश्चन और बता दूंगा आपको, कि जिससे आपके लिए बेहतर होगा, आपको डबल फायदा होगा वीडियो का। चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पढ़िए। सबसे पहला कथन है, सभी पक्षी उड़ते हैं। हमारे पास तो एक पक्षी ऐसा भी था ना जो नहीं उड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं। रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद हैं। रेशम, शहद और लाख, क्या ये तीनों एक कीट द्वारा उत्पादित होते हैं? सभी सर्प विषैले होते हैं। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? इसमें कौन से सही है? सही चुनना है आप लोगों ने, सही उत्तर। तो आंसर रहेगा हमारा बी, केवल 2 सही है मेरे विद्यार्थियों। रेशम, शहद और लाख कीट उत्पाद हैं। सभी पक्षी नहीं उड़ते, क्योंकि एक पक्षी हमने पढ़ा था पीछे जो उड़ता नहीं है। सभी सर्प विषैले नहीं होते, सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते, और सभी विषाणु रोगजनक नहीं होते। तो हमारा सिर्फ 2 सही है। रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद हैं। देखो, जो विषाणु होते हैं ना फिर विद्यार्थियों, विषाणु ये 2 सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं, याद रखें। कोई आपसे पूछ ले कि निर्जीव होते हैं कि सजीव, तो ये सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं, ठीक है, उन्हें याद रखिए। और 1-2 जुगनू के बारे में पीछे क्वेश्चन आया था,
ये रात में चमकने वाला कीट होता है जिसमें लूसीफेरिन रसायन पाया जाता है। जो जुगनू चमकता है ना, वो एक रसायन की वजह से चमकता है, और उस रसायन का नाम यहां लिख रहा हूं, लूसीफेरिन। लूसीफेरिन नामक एक रसायन की वजह से जुगनू चमकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक खास बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए क्या है? कुछ अकशेरुकी प्राणियों का रक्त नीला होता है। कथन बी कारण क्या है? उनमें एक कॉपर युक्त तत्व हीमोसाइनिन पाया जाता है। इनमें से सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसका आंसर ए ही सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो हमारा ये बिल्कुल सही आंसर हुआ फिर विद्यार्थियों, ए 98 का। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो क्या है कि अकशेरुकी प्राणियों का रक्त नीला होता है, उनमें एक कॉपरयुक्त तत्व हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन की वजह से होता है ये सब, हीमोसाइनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका रक्त मनुष्य जैसा है? बताइएगा 99 का आंसर। हमारे पास है 99 का आंसर, जबरदस्त। चिंपैंजी, रिसस बंदर, गोरिल्ला या बैबून? तो हमारे तो जो है विद्यार्थी चिंपैंजी हैं, हम कहेंगे कि आदि मानव जिसे हम बोल देते हैं चिंपैंजी, उसी का तो रूप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस या पर्मियन? तो इनका उद्भव हुआ था ट्रायसिक काल में स्तनधारियों का उद्भव हुआ था। फिर विद्यार्थियों 100 क्वेश्चन हुए, हम आगे भी बढ़ेंगे, चाहिएगा नहीं, बने रहिएगा। पानी वगैरह लेना तो ले लीजिएगा। हम अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, किसमें नाभिक नहीं होता? बताइए किसमें नाभिक नहीं होता? केंद्रक जिसे हम बोलते हैं, किसमें नहीं होता? देखिए डिस्टेंट केंद्रक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, पेरिफेरा, मोलस्का। किसमें नहीं होता? तो आंसर रहेगा 101 का हमारा आंसर है बी, बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता। इसे आप याद रख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें जैसे एथ्रोपोडा के है, एनिलेडा है, इन सभी के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ाएंगे हम। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या कितनी होती है? स्तनधारी के कान में अस्थिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है प्रिय विद्यार्थियों? 2, 3, 4, 5। आंसर रहेगा हमारा बी, 3। अस्थिकाओं की जो संख्या होती है वो 3 होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायनासोर का स्वर्ण युग था, मतलब कब डायनासोर थे यहाँ पर? जब वो चरम पर थे, बहुत ज्यादा संख्या में। तो 4 ऑप्शन आर्कियोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक। तो आंसर रहेगा 103 का हमारा सी, मेसोजोइक काल में जो है यहाँ पर डायनासोर रहते थे। इसे याद रखें। चलिए, जो सतनी वर्ग के बारे में हमारे पास क्वेश्चन था ना पीछे वाला, आपको बताता हूँ। ये जो सतनी वर्ग होता ना, इनके लाल रुधिरकणिक अणुओं में केंद्रक नहीं होता। जो सतनी वर्ग होता है, जिनके जो रेड ब्लड अणु हैं, केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। केवल ऊंट और लामा को छोड़कर, ऊंट के जो रुधिराणु हैं, लाल रुधिराणु हैं, उनमें तो होता है। ऊंट और एक लामा, इन दो को छोड़कर, इन 2 स्तनधारी को छोड़कर बाकी किसी भी स्तनधारी के लाल रक्त अणुओं में, लाल रक्त अणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसे आप याद रखें। और बाह्यकरण उपस्थित होता है इन सभी में। स्तनी वर्ग जो भी होंगे ना, उनमें बाह्यकरण, बाहर कान होता है, बाहर की तरफ। ठीक है। और इसमें कुछ खास बात आपको बताएं तो त्वचा पर सफेद ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे तेल निकलता है त्वचा पर, ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं?
अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जो खूंखार नहीं होते, जिनका शारीरिक ताप नियत रहता है, जिसका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। तो बताइएगा इसका आंसर हमारे पास आपके सामने है। इसका आंसर रहेगा डी, जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है वो अनियत तापी प्राणी कहलाते हैं। ये तो नाम से ही है, जिसका तापमान नियत नहीं हो अनियत तापी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? सिलिएटा, मैस्टिगोफोरा, स्पैरोजोआ, सार्कोडीना। बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा सी, स्पैरोजोआ पूर्णतः परजीवी है। स्पैरोजोआ पूर्णतः परजीवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष्माभिका नहीं पाया जाता। यक्ष्माभिका नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता? प्रोटोजोआ, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। किसमें नहीं पाया जाता यक्ष्माभिका? तो इसका आंसर रहेगा 106 का सी, आर्थ्रोपोडा में फिर विद्यार्थियों यक्ष्माभिका नहीं पाया जाता आर्थ्रोपोडा में। आपको आर्थ्रोपोडा के बारे में कुछ दो बातें बता देते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं आर्थ्रोपोडा से। जैसे प्रोटोजोआ है, पेरीफेरा है, सिलेंड्रेटा है, तो ऑर्थोपोडा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनिलिडा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑर्थोपोडा के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं, सुनेगा ध्यान से। एक आर्थ्रोपोडा जो है इस संघ का वर्गीकरण जो है 1845 में हुआ था। पहले तो आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करते हैं। इस संघ का वर्गीकरण 1842 में किया गया था और वो किया गया था वॉन सीबोल्ट के द्वारा। वॉन सीबोल्ट के द्वारा, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा और सबसे सफल संघ है, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। और इसमें सारे के सारे वर्गीकृत जो किए गए हैं वो सही किए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए सफल है। यह एक लिंगी होते हैं, ध्यान रहे। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, इन्हें याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बताता हूं। निषेचन शरीर के अंदर ही होता है। इनके अंदर जो निषेचन होता है, निषेचन शरीर के अंदर ही होता है। इन्हें आप याद रखें। और शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। इसका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। एक तो होता है सिर, एक वक्ष जिसे हम धड़ बोलते हैं, और एक उदर होता है। सिर, वक्ष, उदर। धड़, इस धड़ मनुष्य का होता है, लेकिन इसमें उदर वक्ष बोला जाता है, वक्ष। और इसमें जो है विद्यार्थियों, इसके जो पैर होते हैं वो संधि युक्त होते हैं। पैर संधि युक्त, अलग अलग होते हैं, उसमें संधियां होती हैं। संधि युक्त मतलब जोड़ होते हैं, ये हम कह सकते हैं। और इसमें जो अगर इसके उदाहरण देखें कि कौन होते हैं, तो वो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा जिसे हम बोलते हैं। तिलचट्टा, कॉकरोच, सामान्य भाषा में कॉकरोच बोलते हैं तिलचट्टे को। तो ये एक आर्थ्रोपोडा है। और झींगा मछली है, केकड़ा है, खटमल है, मच्छर है, मधुमक्खी है, टिड्डी है, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा हैं। और जो कॉकरोच का हृदय होता है ना प्रिय विद्यार्थियों, कॉकरोच का हृदय सोना नहीं है किसी ने भी। कॉकरोच का हृदय होता है वो, मैं आपको बताऊं, 13 कक्ष होते हैं उसके अंदर। कॉकरोच के हृदय के अंदर 13 कक्ष। बड़ी जबरदस्त बात है ये, ठीक है। और जो कीट है उसमें, जो ये कीट होते हैं ना, कीट में 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि इसमें 8 पैर होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। और 4 पंख होते हैं कीट के अंदर, तभी वो कीट कहलाएगा, ठीक है। और क्या है कि चींटी की अगर हम बात करें, जिसे हम कीड़ी बोलते हैं, चींटी, वो एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है। सामाजिक जंतु है, श्रम मेहनत करता है वो। दीमक भी एक सामाजिक कीट है, ये कॉलोनी में रहते हैं दीमक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ। ये नीचे मोलस्का भी लिखा हुआ है, मोलस्का की भी आपको एक दो बात बता देता हूँ
कि मैं लिखता नहीं यहाँ पे, सिर्फ बता देता हूँ। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है इसका भी, और रक्त रंगहीन होता है। मोलस्का का रक्त जो है रंगहीन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मोलस्का का रक्त रंगहीन होता है और इसमें कवच सदैव उपस्थित होता है। इसमें कवच होता है मोलस्का जीवों में, ऊपर कवच होता है, ठीक है। और घोंगा, जिसे घोंगा एक मोलस्का होता है, घोंगा, ठीक है। और कुछ नहीं यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसके बच्चे होंगे। फिर विद्यार्थियों, एक वर्णांध का औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसके बच्चे होंगे। कैसे होंगे? सामान्य पुत्री और सामान्य पुत्र, पुत्र और पुत्री वर्णांध होंगे, वर्णांध पुत्री और पुत्र सामान्य, वाहक पुत्री और वर्णांधी पुत्र। बताइएगा 107 का आंसर रहेगा हमारा डी। पुत्री तो वाहक होगी और वर्णांधी पुत्र, तो पुत्री वाहक होगी और वर्णांधी पुत्र होगा, तो ये उसका नियम है। नेक्स्ट हम चलते हैं। बुक लंग्स फेफड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मेंढक, बिच्छू, चिड़िया, कुत्ता, किसमें पाया जाता है? तो ये तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो आंसर बी है हमारा, बिच्छू के अंदर फेफड़ा पाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, याद रखिएगा। 108 का हमारा बी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम। खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण किसमें पाया जाता है? जल्दी बताइएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, खुला रक्त परिसंचरण किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, केचुआ, सरीसृप, कॉकरोच, टोड। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें सी, कॉकरोच के अंदर खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो नेक्स्ट आपको एक बार रक्त परिसंचरण के बारे में बता देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रक्त परिसंचरण एक्चुअली होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण जो तंत्र है ना, वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। जो हमारे शरीर में धमनियां होती हैं, धमनियां। दूसरे नंबर पे हमारे शरीर में सिराएं होती हैं, इंग्लिश में बताऊंगा आपको। तीसरे नंबर पे हमारे शरीर में हृदय है, हृदय। ये तीनों चीज मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। धमनियों को इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं, ARTERIES, और सिराओं को इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं, VEINS, वेन्स। और हृदय को आप जानते हैं हार्ट बोलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तीनों चीज मिलकर शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र बनाती है। जो धमनियां होती है ना, धमनियां, क्वेश्चन यहां से क्या आता है कि शुद्ध रक्त, हृदय से शुद्ध रक्त, हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर ये शरीर तक पहुंचाती है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और जो सिराएं होती हैं, सिराएं वो क्या करती हैं प्रिय विद्यार्थियों? वो संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, हृदय की ओर अशुद्ध रक्त ले जाती है। कौन? सिराएं। लेकिन मैं आपको अपवाद बताता हूं, हमारे शरीर में एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वैसे धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त रहेगा, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी, 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 पल्मोनरी धमनी। फुसफुसीय धमनी भी बोल देते हैं इसी को, फुसफुसीय। इसमें सिर्फ एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता, नहीं तो सभी में शुद्ध बहता। इसी प्रकार एक मैं आपको बताता हूं इसमें क्यों बहता है अशुद्ध रक्त। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, ये अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में शुद्धिकरण हेतु ले जाती है। अब हृदय से, हृदय के पास जो अशुद्ध रक्त आ गया, उसको क्या करेगी? ये फेफड़े तक ले जाएगी इसको शुद्ध करने के लिए। अब उस शुद्ध रक्त, अब एक हमारे शरीर में एक ऐसी सिरा भी है, वेन भी है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। वो सिरा कौन सी है? वो भी पल्मोनरी सिरा है, उसका भी नाम पल्मोनरी है, उसको भी फुसफुसीय सिरा बोलते हैं। इसको फुसफुसीय धमनी, उसको फुसफुसीय सिरा।
ये भी क्या करती है, ये इसमें अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में, लेकिन ये फुसफुसी सिरा क्या करती है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये क्यों क्यों बहता है इसमें? ये जो सिरा ऐसी है जिसके द्वारा शुद्ध रक्त का संचरण होता है, ये फेफड़े से ऑक्सीकृत रक्त को हृदय के बाएं आलिंग में पहुंचाती है। क्या करती है ध्वनि, क्या करती है ध्वनि, शरीर के हृदय में जो भी अशुद्ध रक्त आया उसे फेफड़ों को दे देती है। देखो एक ऐसी धमनी है, जो एक ऐसी धमनी, कौन सी, पुलोमेनरी धमनी, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती है धमनियां। लेकिन ये जो धमनी है ना पुलोमेनरी, ये हृदय में जो अशुद्ध रक्त है उस रक्त को फेफड़े तक ले जाती है ताकि शुद्ध हो जाए। सिराओं में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी सिरा है जो हृदय को यहां से शुद्ध रक्त दे देती है, फेफड़ों से हृदय को वापस दे देती है। तो ये याद रखना, बस अपवाद पूछे जाते हैं कई बार। और हृदय के बारे में आप जानते हैं, इम्पोर्टेंट चीज है हृदय, तो इसके बारे में ज्यादा अगर हम यहीं पे समय लगाएंगे तो और क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोजोम करता है, बताइएगा जल्दी से। एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, डब्ल्यू क्रोमोजोम, जेड क्रोमोजोम, बताइएगा कि भाई जो पुरुष लिंग का निर्धारण करता है वो कौन सा लिंग करता है, वो कौन सा क्रोमोजोम करता है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर रहेगा हमारा 110 का बी, वाई क्रोमोजोम पुरुष निर्धारण करता है। क्यों प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि महिला होती है, महिला के अंदर सिर्फ XX पाया जाता है, और जो पुरुष होता है उसके अंदर X और Y होता है। अगर पुरुष से X महिला में जाएगा तो यहां से भी एक X होगा, तो XX का क्रिएट होगा, तो महिला मतलब लड़की होगी। लेकिन अगर पुरुष से Y जाएगा और वहां से तो फिर भी X ही मिलना है और XY मिलेगा तो वो पुरुष होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें समय ज्यादा नहीं लगाते क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में कौन सा कीट सर्वव्यापी है, मक्खी, वेस्पा, ग्लोसिना, बिम्बिस्कस। तो सर्वव्यापी कौन सा है, मक्खी, सर्वव्यापी है मक्खी। नेक्स्ट है, हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है, उत्तक श्रेणी, अंग श्रेणी, कोशिकीय श्रेणी, अकोशिकीय श्रेणी। तो ये रहेगा हमारा 112 का ए, उत्तक श्रेणी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गंधी बग एक कीट है, गंधी बग एक कीट है, कपास का, धान का, तंबाकू का या बैंगन का, किसका? इसका आंसर रहेगा बी, धान का। गंधी बग एक धान का कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरीली छिपकली है, बताइए जहरीली छिपकली कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, ड्रैको, हेमीडेक्टाइल्स, हेलोडर्मा या क्लोटस। बताइएगा जहरीली छिपकली कौन सी है? तो आंसर रहेगा हमारा 114 का सी, हेलोडर्मा एक जहरीली छिपकली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गीकी पदानुक्रम है? बताइएगा जो वर्गीकी का सही पदानुक्रम हो। मैं डायरेक्ट ये सारे पढ़ूंगा तो ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है डी, जगत, फिर संघ में आता है, फिर वर्ग बढ़ते हैं, फिर गण होते हैं, फिर कुल होता है, फिर वंश होता है और फिर उनकी जाति होती है। तो इस प्रकार वर्गीकी पदानुक्रम हुआ डी। नेक्स्ट है, वालेस रेखा निम्नलिखित में से कौन सी रेखा? वालेस रेखा निम्नलिखित में से किन के बीच वनस्पति जगत और प्राणी जगत को सुस्पष्ट या पृथक करती है? बताइएगा, वालेस रेखा के बारे में पूछा गया आपसे। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा 116, आंसर रहेगा डी, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वालेस रेखा है। चलिए आगे। यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए, ध्यान से दें, अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो मछली निर्जलित होकर मर जाती है, आफूलित होकर मर जाती है, सूक्ष्म जैविक संक्रमण से प्रस्त होकर मर जाती है, कोई समस्या अनुभव नहीं करती। बताइएगा, आंसर रहेगा वो निर्जलित होकर मर जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इन क्वेश्चंस को याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतु जीवों में श्वसन की दर काफी तेज होती है।
स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतु जीवों में श्वसन की दर काफी तेज होती है। इसका श्रेय किसे किसे दिया जा सकता है? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की अधिक मात्रा का होना, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में वायु में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा का होना, स्थलीय जलीय जीवों में गिलों का पाया जाना, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का होना। बताइए, आंसर रहेगा इसका आपका डी। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा निम्न होती है, यानी कम होती है। इसीलिए स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतु जीवों में श्वसन की दर काफी तेज होती है, जिसका श्रेय इसको जाता है, क्योंकि अगर हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज्यादा स्पीड से हमारा पंपिंग होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? इनमें कौन है वो जो पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो आंसर रहेगा हमारा 4 ऑप्शन, उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी और कीट। तो वो है उभयचर। वो दोनों जमीन पर भी रहते हैं और किस पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए, फिर विद्यार्थियों ऐसा क्यों है? ये देखिएगा, जब यहाँ गर्मी बन जाती है तो वो पानी में चले जाते हैं, जब वहां पर ज्यादा ठंड हो जाती है तो वो वापस जमीन पे आ जाते हैं। तो इसीलिए ये पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? हमारी और तुम्हारी लंबी चलेगी प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा, कौन से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ अंडे देते हैं, उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, कुछ जलीय होते हैं। जल्दी बताइए, 1 2 0 का आंसर रहेगा सी। फिर विद्यार्थियों, उनके हृदय में 3 कोष्ठ नहीं होते। कुछ अंडे तो देते हैं लेकिन उनके हृदय में 3 कोष्ठ नहीं होते। ये हमारा आंसर सही है, लेकिन इसमें जो तथ्य दिया गया है ये गलत दिया गया है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इस साइड दिया गया आपको भूगर्भीय समय मापक्रम और यहाँ जीव रूप। तो आपने बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। प्लाइस्टोसीन में आपको डायरेक्ट आंसर मैच करवा देता हूं। प्लाइस्टोसीन क्या है स्टूडेंट? ये पैलियोसीन है। मानव वंश क्या है प्रिय विद्यार्थियों? मानव वंश मंडूक है। और पर्मियन क्या है प्रिय विद्यार्थियों? पर्मियन स्तनपायी है। और कैम्ब्रियन क्या है प्रिय विद्यार्थियों? कैम्ब्रियन अकशेरुकी है। तो इन्हें याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपने सम्मिलित करना है। एक साइड तो आपको जंतु दिए गए हैं, दूसरी साइड संघ दिए गए हैं, किस संघ से आते हैं। तो आंसर हमारा क्या रहेगा इसका, वो मैं आपको डायरेक्ट इसमें भी मेल करवा देता हूँ, मतलब मैच करवा देता हूँ, ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो इसे पढ़ने में। अस्कारिस क्या है प्रिय विद्यार्थियों? आपको नींद भी आ गई होगी, मुझे पता है। अस्कारिस क्या है? आप पढ़िए, शुरुआत चलती रही मेरे साथ। अस्कारिस आंसर रहेगा, अस्कारिस है सूत्रकृमि संघ नेमाटोडा से। मलेरिया परजीवी किससे संबंध रखता है? ये रखता है आदि जंतु से। घरेलू मक्खी ये किससे संबंध रखती है? ये रखती है संधिपाद संघ अस्ट्रोपोडा से। और जो गाय है प्रिय विद्यार्थी वो किससे संबंध रखती है? वो सतनी वर्ग मैमेलिया से। तो इन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? पक्षी, उभयचर, मत्स्य, सरीसृप। जल्दी बताइएगा, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? एक जैसा देह तापमान बनाए रखता है, यह आप कर चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। जिनका गर्म रक्त होता है, गर्म रुधिर वाले होते हैं, जो हॉट ब्लडेड होते हैं, वो बताने हैं। पक्षी, उभयचर, मत्स्य, सरीसृप। तो हमारा रहेगा 1 2 3 का आंसर 123 का ए, पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरिका ऑप्टेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? तो जो आर्की ऑप्टेरिक्स का जीवाश्म है वो किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? सरीसृपों से, पक्षी,
सरीसृपों से स्तनधारी, उभयचरों से सरीसृप, पक्षियों से स्तनधारी। ये जो चीज है ना, वो जीवाश्म मिला है, वो मैच करता है किसी चीज से, तो वो किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? तो आंसर हमारा 124 का रहेगा। सरीसृपों से पक्षी बने हैं, सरीसृपों से पक्षी बने हैं, ये कहता है। जैसे कि ये बता रहे हैं जो पंख हैं इनकी पक्षियों के, ये पहले छिपकली की तरह होते थे, पैर बाद में पंख में कन्वर्ट हो गए, ऐसा कुछ बता रहे हैं। सरीसृपों से पक्षी बने। जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं, उनके शरीर फट जाते हैं। जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं ऊपर की तरफ, तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में जो खून होता है ना प्रिय विद्यार्थियों, वो बहुत तेज गति से बहता है, बहुत तेज दाब पर बहता है, बहुत धीमी गति से बहता है, बहुत धीमे दाब पर बहता है। तो आंसर रहेगा 125 का बी। वो बहुत तेज दाब पर बहता है। नीचे बहुत तेज दाब होता है ना पानी का, जिसकी वजह से बाहर आने पर वो दाब हट जाता है, और वो दाब हटने पर वो बाहर की तरफ उन शरीर को फाड़ देता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे ऊपर वायुमंडलीय दबाव है, हमारा शरीर ठीक है, लेकिन हम वातावरण से बाहर चले जाएं, पर्यावरण से, वायुमंडल से बाहर चले जाएं, अगर हम वो जो अंतरिक्ष यात्री पहनते हैं वो अगर हम नहीं पहने, तो हम क्या होंगे? हम भी फट जाएंगे ऐसे बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमारा खून जो है वो दबाव के साथ बह रहा है, ऊपर दाब है इसीलिए हमारी त्वचा आसान है, लेकिन बाहर अगर जाएंगे कोई दबाव नहीं होगा तो बाहर की तरफ फाड़ देगा सारी चीजों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसकी वजह क्या है फिर विद्यार्थियों? परासरणी प्रघात, श्वसन विफलता, लवण का आविसालु प्रभाव, त्वचा के छिद्रों का बंद हो जाना। तो हमारा आंसर रहेगा 126 का आपके सामने ए, परासरणी प्रघात, परासरणी प्रघात, ए आंसर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? बताइए। हिरण, गिद्दड़, जेबरा और घोड़ा, किसमें खुर नहीं पाए जाते? 127 बी, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। याद रखें, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? बताइए, इसमें किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में? चींटी, हाथी, डॉल्फिन और मानव। बताइएगा 128 का आंसर। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। आप देख भी सकते हैं चींटी जब यहाँ से गुजर रही हो, सुबह देख लेना, अभी नहीं। अभी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट ऐसे क्वेश्चन जब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। स्टूडेंट आप कहां जाएंगे, आप भी तो मेरे साथ बने रहें। कथन फर्स्ट, गिरगिट अपने त्वचा के रंग को परिवेश के रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता है। गिरगिट क्या करता है? अपनी त्वचा के रंग को परिवेश रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता है। यानी जहां रह रहा है, अगर पेड़ों में है तो पेड़ों जैसा हो जाएगा, गली में है गली जैसा हो जाएगा, धूप में धूप जैसा हो जाएगा, रंग बदलता है। कथन 2 कहता है गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। बिल्कुल, दोनों कथन मेरे हिसाब से सही होने चाहिए। आप बताइए, इन चीजों को पढ़िए, बताइएगा आप। 129 का आंसर सी रहेगा प्रिय विद्यार्थियों। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। कथन 2 गलत हुआ। गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्ति के माध्यम से परिवेश को नहीं बदलती, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि प्रतिदीप्ति तो होता है जैसे कि रिफ्लेक्शन से बदलता है, ऐसा कुछ नहीं करता वो तो वहां के कलर के अनुरूप अंदर से ही चेंज करता है केमिकली। नेक्स्ट चलते हैं। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री होती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना? दोनों संतान वर्णांधता से ग्रस्त होंगी, पुत्री वर्णांध होगी किंतु पुत्र वर्णांध नहीं। दोनों संतान वर्णांध नहीं, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं, ऐसा हो सकता है। 130 का डी बिल्कुल सही रहेगा। पुत्र वर्णांध हो सकता है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं हो सकती। नेक्स्ट चलते हैं। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है। क्या बोला इसने? जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? असंजनन, बहुप्रभाविता, बहुगुणिता, बहुपटता। तो आंसर रहेगा 131 का हमारा बी, बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में
सांपों में अंगों का लोप होना। फिर विद्यार्थियों, जैव विकास ही तो है जिससे सांपों में जो अंग थे उनका विलुप्त हो गया, क्योंकि बोला जाता है कि सांप के भी पैर और पंख होती थी, ठीक है, और सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो वो किस में आंसर हमारे पास है, पहला है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलता से, प्रकृति चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। तो बताएगा फिर विद्यार्थियों इसमें कि जैव विकास जो है इसके संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो 4 ऑप्शन इसमें हमें दिए गए हैं। एक है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। तो प्रिय विद्यार्थियों बताइएगा ऐसा क्यों हुआ। 132 का आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ए है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। हमारे पास 4 ऑप्शंस में से ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अंगों का अनुपयोग किए जाने से। क्यों? सांप ने अपने अंगों का उपयोग नहीं किया, जिसकी वजह से उसके अंग विलोपराय हो गए। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए सूची 1 है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, सूची बी है विकास का सिद्धांत, सूची सी है एक जीन एक एंजाइम, इसमें डी दिया गया है ओपेरॉन अवधारणा। तो मैं आपको डायरेक्ट मैच करवा देता हूं 133 का। पहले का तो रहेगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत होगा, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था 4, और जो विकास का सिद्धांत है वो दिया था डार्विन की परिकल्पना द्वारा, और जो एक जीन का एंजाइम है, एक जीन एक एंजाइम है, ये दिया था बीटलबिंग और टैटम ने, और ओपेरॉन अवधारणा जो है वो दी थी, डी का रहेगा हमारा 2 जैकोब और मोनो, दोनों जैकोब और मोनो के द्वारा। तो हमारा बी आंसर सही हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है 134 का आंसर, प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन और संयोजन। तो वो कहलाता है उत्परिवर्तन, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो पार्थक्य, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, लैंगिक जनन। तो 135 का आंसर रहेगा बी उत्परिवर्तन। क्या कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, वो है उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? विकास का, अभी तो पढ़ के आए 136 का आंसर बताइएगा आप। ह्यूगो डी ब्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 136 का। देखिएगा पीछे चलते हैं, ये था हमारा उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था वो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। विकास अकेला अलग है, लेकिन जो विकास में उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो ह्यूगो डी ब्रीज ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में और पुत्रियों के पुत्रों में। किसमें? 137 का आंसर रहेगा फिर विद्यार्थियों डी। जो उस वर्णांत पुत्र की पुत्रियां होंगी, उनके जो पुत्र होंगे उनमें वो वर्णांत के लक्षण दिखाई देंगे। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव तो आप जानते हैं, सबसे पहले कौन था? तो बताइएगा सबसे पहले कौन था? हरित नील शैवाल, कवक, अमीबा, युगलिना। तो सबसे पहले था हरित नील शैवाल, इसे आप याद रखेंगे। आप कई बच्चे अमीबा सोच रहे होंगे, अमीबा नहीं है, हरित नील शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडेल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिन जीवधारी का उपयोग किया वह था ड्रासोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी, स्वीट पी। बताइएगा। तो हमारे 4 ऑप्शंस में से एक है, 139 का आंसर रहेगा सी, गार्डन पी, मटर जिसे हम बोलते हैं। उस पर मेंडल ने, आप 10th क्लास में मटर के ऊपर 2 पौधे लिए थे, उन्होंने स्प्रिंकल वाले बीज डाले थे, इस प्रकार से कुछ था, वो आपने याद होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? प्रेगर जोहान मेंडल, ह्यूगो डे ब्राइस, चार्ल्स डार्विन और थॉमस हट मॉर्गन। आंसर है हमारा 140 का ए, प्रेगर जोहान मेंडल। प्रेगर जोहान मेंडल ने जो है अनुवांशिक विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है? यौन संबंधी है हीमोफीलिया, टे सेक्स व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन। जल्दी बताइए। 141 का आंसर रहेगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो आनुवांशिक रोगों में यौन संबंधी रोग है। नेक्स्ट है आनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? रंजकहीनता, आरएच फैक्टर, रंगांधी और अधिरक्त दाव। तो बताइएगा कि इनमें कौन सा है। तो 142 का आंसर रहेगा डी, अधिरक्त दाब होगा। ये अधिरक्त दाब जो है आनुवांशिकी में प्रभावी है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक बताइए। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? जॉनसन, जी.जे. मेंडल, एफ.बी. मॉरिसन, मॉर्गन। 143 का आंसर हमारा रहेगा बी, वो है जी.जे. मेंडल। जी.जे. मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायनासोर्स रहे पैलियोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, प्लाइस्टोसीन युग में। तो आंसर क्या है? 144 का सी, मेसोजोइक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व, 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो 145 का आंसर रहेगा बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। 18 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का काल था। चलिए नेक्स्ट है, अभी हाल ही में डायनासोर्स के असमीभूत अंडे भारत में पाए गए थे। तो बताइएगा कहां पाए गए थे? 4 ऑप्शन है। लखियाना जिले के पसुनेरा गांव में, पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में, उड़ीसा के नीलगिरी क्षेत्र में, राजस्थान देसलवाड़ के क्षेत्र में। बताइएगा। 146 का आंसर हमारा रहेगा बी, ये पाए गए थे पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में पाए गए थे डायनासोर्स के असमीभूत अंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? बताइए। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्ता। बताइएगा जल्दी से जल्दी, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था है? तो 147 का आंसर रहेगा सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसे याद रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालेस ने, हक्सले ने। तो ये बिल्कुल सही है। 148 का आंसर रहेगा बी, डार्विन ने। याद रखिए, डार्विन ने। डार्विन द्वारा प्रस्तावित या प्रस्तुत प्रकाशित वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। क्या? ओवर प्रोडक्शन पर भी डार्विन का जो प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद है वो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस भी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया? डार्विन, लेमार्क, मेंडल, हक्सले। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डार्विन। विकास के संबंध में तो डार्विन ने ही किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, 150 क्वेश्चन हुए हैं। तो आप जो है मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, फेसबुक पे पेज लाइक करें, और व्हाट्सएप पे मिशन क्लासेस लिख के सेंड करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स दे दीजिएगा जिससे मैं और वीडियोस बनाऊं, आपके लिए अच्छी अच्छी पॉइंट्स लेकर आऊं। धन्यवाद दोस्तों। आप जो सुझाव देंगे उसी से मैं आगे बढ़ूंगा।